हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास। आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट को देख लिया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम इसे समझेंगे हाई कोर्ट के रिगार्डिंग। हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं पहले हाई कोर्ट का, देन हम उसके आगे फॉरवर्ड करेंगे अभी प्रेजेंट सिनेरियो। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें इनका, 1862 के अंदर से हाई कोर्ट बनाई गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये एकदम फैक्ट है, इसे आपको याद होना ही चाहिए। और जो फोर्थ थी वो बनाई गई थी आपकी एट इलाहाबाद इन 1866। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1862 के अंदर हिंदुस्तान में क्या हो रहा था। हिंदुस्तान का गवर्नर उस वक्त लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 3 हाईकोर्ट बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो चौथी थी तो लॉर्ड जॉन वारेल्स के टाइम पे बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है। अगर आप ये हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें हाई कोर्ट का, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने पार्लियामेंट को पावर दिया था कि आप 2 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं। मतलब 1 प्लस आप कितने भी हाई कोर्ट रखिए। आई अंडरस्टैंडिंग? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 का इनैक्ट किया गया, और इस एक्ट ने पार्लियामेंट को पावर दिया कि वो चाहे तो 2 स्टेट के लिए कॉमन हाईकोर्ट बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ कम से कम एक हाउस के लिए कंपलसरी हाईकोर्ट, एक स्टेट के लिए कंपलसरी हाईकोर्ट होना। एक से ज्यादा कितने भी स्टेट हो सकते हैं, ये पावर दिया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं था। 1956 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक्ट पास किया गया, अमेंड किया गया, और उसके द्वारा ये एक्ट लाकर हमने ये प्रोविजन बढ़ाया। अब यही एक्ट है वो जिसने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट, जिसने स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया था। आपने देखा होगा जो हमारे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इसी एक्ट के थ्रू हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब इस एक्ट को इनैक्ट कब किया गया था? इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था हमने, हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमने उस वक्त इस एक्ट को इनैक्ट किया था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा एक्ट किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे इनैक्ट हुआ और उसके काम क्या क्या थे, उसके प्रोविजंस क्या क्या थे। मैं आपको बता दिया, यही एक्ट है जिसने रीऑर्गेनाइजेशन किया था स्टेट्स का, और यही एक्ट है जिसने हाई कोर्ट के अंदर एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट की बात की थी। अगर हम यूनियन टेरिटरी के बारे में समझे कि यूनियन टेरिटरी के बारे में क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरी के जुरिस्डिक्शन तक इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, या एक्सटेंड भी कर सकता है और एक्सक्लूड भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का जो जुरिस्डिक्शन है वो अंडमान तक जाता है। वेस्ट बंगाल की जो हाईकोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन हमारा अंडमान एंड निकोबार तक, निकोबार उसके अंदर में आता है। तो हम अगर समझे इस चीज को कि हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसका जो जुरिस्डिक्शन है, वेस्ट बंगाल के हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन अंडमान के जुरिस्डिक्शन तक, अंडमान भी उसी के जुरिस्डिक्शन में आता है, उसी हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर ये दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट के हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसी यूटी तक उसको एक्सटेंड कर सकता है, किसी भी यूटी तक। फॉर एग्जांपल, अभी ये अंडमान तक है, कल वो चाहे कि अगर वो चाहे अंडमान को हटा के पौंडीचेरी रख ले, फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी रख ले, तो वो चाहे तो कर सकता है। ये काम कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दिया है। अगर या उसने क्या किया, ये एक्सक्लूड कर दिया, मतलब वेस्ट बंगाल पहले क्या था अंडमान, लेकिन अब उसने पौंडीचेरी रख दिया, मतलब जो जुरिस्डिक्शन जो था अंडमान का उसको एक्सक्लूड कर लिया। उसी तरह से उसने क्या किया, वापस से जुरिस्डिक्शन कहां बढ़ा दिया, पौंडीचेरी, मतलब उसने दूसरी यूटी के अंदर उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर सकता है किसी भी यूटी तक, और चाहे तो एक्सक्लूड भी कर सकता है। ये पावर किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को।
पार्लियामेंट एक्ट इनैक्ट करेगा और ये सारे काम करेगा। अगला प्रोविजन अगर हम देखें, तो है कंपोजिशन, राइट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप अगर देखोगे तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों को, तो कुछ एकदम माइनर से पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। मैंने आपको पहले बता दिया सारी चीजें, तब उसके बैकग्राउंड क्या था थोड़ा सा, है ना। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का क्या प्रोसीजर है, उसने क्या काम किया रिगार्डिंग हाई कोर्ट के, है ना। आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से ड्यूटी का एक्सटेंशन होता है, पार्लियामेंट की क्या पावर, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पर पार्लियामेंट है, तो आपको याद रखने वाली बात है। अब अगर आप कंपोजिशन की बात करोगे तो कंपोजिशन डिसाइड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट बात है सर, कंपोजिशन बोले तो स्ट्रेंथ, राइट, कौन डिसाइड करता है, बाय द प्रेसिडेंट। का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं की कि 1, 2, 10, 15 कितने हाई कोर्ट में जजेस होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिफाइन किया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि मैं डिस्क्रिशनरी छोड़ता हूं किसके, प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट चाहे तो वर्कलोड के हिसाब से जितने भी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना चाहे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर पार्लियामेंट नहीं है सर, पार्लियामेंट नहीं है, राइट। अभी तक हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट कर रहे कंपोजिशन डिसाइड। और ये भी आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रेंथ डिसाइड किया, नहीं, उसने डिस्क्रिशनरी पे छोड़ा प्रेसिडेंट के, किस आधार पे, वर्कलोड के आधार पे। तो वर्कलोड के आधार के ऊपर डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट कितने जजेस होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, हम आगे समझने की और कोशिश। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट कौन करता है, हाईकोर्ट के जजेस का प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे, क्योंकि अब देखिए हाई कोर्ट जो है स्टेट के अंदर आता है। आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि स्टेट में पावर तो गवर्नर के पास है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, स्टेट में कैसा करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं और हाई कोर्ट में भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर जो ओथ होती है, ओथ एंड अफर्मेशन बाय गवर्नर, आगे बात समझिए, आगे बात समझिए सर। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ओथ एंड अफर्मेशन बाय गवर्नर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों ही काम कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये पॉइंट आपको छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि क्या कौन किसको कॉन्स्टिट्यूशन ने किसके अपने अपने दायरे डिसाइड कर, पार्लियामेंट को क्या पावर दिया है या प्रेसिडेंट को क्या पावर दिया। आपको इस तरह से पढ़ना सारी चीजें, क्या ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर मेंशन है तो किस हद तक मेंशन है, क्या आपको डिफाइन किया गया है, अगर डिफाइन नहीं किया गया है इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। राइट, अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दी, ओथ एंड अफर्मेशन। अब ये ओथ एंड अफर्मेशन में कंफ्यूज होते हैं, क्या होता है ओथ, वैसे तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में बताया है। ओथ वो लोग लेते हैं जो गॉड पर बिलीव करते हैं और जो गॉड पर बिलीव नहीं करते। ओथ गॉड पर बिलीव करने वाले लेते हैं और अफर्मेशन नॉट बिलीव करने वाले लेते हैं। अब अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन समझे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 बातें कही है सर। नंबर 1, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2, अगर वो इंडियन सिटीजन है तभी वो बन सकता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2, उसने 10 साल किसी इंडियन टेरिटरी के अंदर जुडिशियल ऑफिस में वर्क किया हो, 10 ईयर और 10 ईयर किसी जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, या नंबर 3, या वो किसी हाईकोर्ट के अंदर, इंडियन स्टेट के किसी हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट रहा हो, एडवोकेट। ये 3 क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी। अब इसमें आप एक चीज देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के अंदर एक पॉइंट होता है डिस्टिंग्विश जुडिशल, जो कि उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगर उस प्रेसिडेंट की नजर में एक
डिस्टिंग्विश जूरिस्ट थे, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल, तो लगता है कि हाँ ये डिजर्व हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट अपॉइंट हुआ हो, लेकिन ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये आपकी याद रखने वाली बात है। यहाँ पर वो है नहीं सर, यहाँ पर मेंशन ही नहीं है कहीं पर भी कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट किया जा सकता है, बस इसकी क्वालिफिकेशन है जो की है। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे, आप अगर क्वालिफिकेशन उठाओगे और दूसरों की क्वालिफिकेशन से आप मैच करोगे दूसरे ऑफिसर्स के, प्रेसिडेंट, गवर्नर, है ना, वहां से आप अदर ऑफिस, इलेक्शन कमीशन में दिया नहीं है, आप दूसरे ऑफिस जो भी होते हैं पीएम सीएम, राइट, उनसे आप जब कंपैरिजन करोगे तो आप एक चीज पाओगे सर, इसमें एज डिफाइन नहीं है कि ही शुड बी 25 ईयर ओल्ड, या उसके एज डिफाइन नहीं है कि वो हाँ 25 साल का होना अनिवार्य है, राइट, या प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर का होना जरूरी है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा से होना जरूरी है। ये सारी चीज आपको कंपैरिजन करना है कि यार इसमें जो प्रोविजन है उसके प्रोविजन से क्या हट के प्रोविजन है। आगे हम अगर समझे तो क्वालिफिकेशन के बाद हम उनके टेन्योर की बात करते हैं। अब अगर टेन्योर की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका टेन्योर फिक्स नहीं रखा, इंपॉर्टेंट बात, कोई फिक्सेशन नहीं हुई यहाँ पर, कोई फिक्स नहीं है इनका टेन्योर। बस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज बोला है कि जो हाईकोर्ट के जजेस अपॉइंट होंगे, वो चाहे चीफ जस्टिस हो या फिर अदर जजेस हो, उनकी एज 62 ईयर होनी चाहिए टिल अंटिल 62 ईयर। 62 इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपनी जो एज है कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जज की वो मैक्सिमम रखी है, मिनिमम नहीं कि भाई 25 होना चाहिए, 25 से उसको अपॉइंट करना जरूरी नहीं, मैक्सिमम डिसाइड किया, मिनिमम डिसाइड नहीं कि आप बोलो सुप्रीम कोर्ट पे देखोगे तो वहां पर भी ये बात है कि 65 बोला है, मतलब मैक्सिमम नॉट अ मिनिमम। आपको एक चीज याद रखनी है सर कि मैक्सिमम और मिनिमम में क्या फर्क है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी कहाँ है, तो मैक्सिमम बात की। दूसरी चीज ये कि इनका जो एज का डिस्प्यूट है, एज डिस्प्यूट डिसाइड बाय प्रेसिडेंट, ओ माय गॉड, आप समझ रहे हो बात, कंफ्यूज जाओगे। एज का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसने डिसाइड किया था, पार्लियामेंट डिसाइड किया था। किसने पावर दिया एज का डिस्प्यूट डिसाइड करने में, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को, और यहाँ पर किसको दिया, प्रेसिडेंट को। डायरेक्टली बोला एज का डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा इसमें कोई खराब अंदाज नहीं होगा, और द डिसीजन विल बी फाइनल। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, जो 62 एज थी ना, जो 62 एज थी ना सर, ये पहले 60 थी और यह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 माइट भी 1963 के अंदर इलेक्ट किया गया था, और उसके अंदर बनाया गया था कि 60 को 62 कर दो, और इंदिरा गांधी के टाइम पर ये एक्ट इलेक्ट हुआ था सर। तो इसी एक्ट के थ्रू 62 उनकी भी सुप्रीम कोर्ट से इसको 65 किया गया, और ये 60 को 62 किया गया, 60 से 62 किया गया। आपको बात याद रखना कि आपको 60 से 62 कौन सा एक्ट में किया, 15 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में, वहां पर 60 से 62 से 65 किसने किया, ये 15 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है। तो रिमेंबर दैट पॉइंट, और ये एक्ट इलेक्ट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। आपको सारी चीज समझना है, इनका टेन्योर फिक्स नहीं है अंटिल 62 ईयर्स। नंबर 2, इनके एज डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा, इनका एज डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। नंबर 2 चीज, नंबर सेकेंड, अगर आप सेकेंड चीज समझो, आप अगर एक पॉइंट देखोगे तो आप पाओगे कि अगर किसी हाईकोर्ट के जज को रिजाइन करना है, खुद ही रिजाइन करना है किसी कारण की वजह से, तो वो एक रिटर्न पेपर प्रेसिडेंट को देंगे। यहां पर भी सेम प्रोसीजर मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है गवर्नर का कोई रोल नहीं है, राइट, प्रेसिडेंट के हाथ में थमाएंगे, भैया हम ऑफिस छोड़ रहे हैं, ओके छोड़ दिया। सेकेंड चीज, अगर इनको रेजिग्नेशन देना है, टेन्योर की बात करो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या मेंशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ये कोई पार्लियामेंट के एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सेकेंड,
मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से करेंगे। थर्ड मैंने आपको बताया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, अगर उनको इम्पीच करना है, इम्पीच वर्ड तो यूज नहीं है, लेकिन अगर उनको निकालना है, रिमूव करना है उनका, तो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदन जो होते हैं हमारे संसद के एक प्रस्ताव पारित करते हैं और प्रस्ताव के बाद उनका क्या होता है, उनका रिमूवल होता है। और रिमूवल कौन करेगा? बाय द प्रेसिडेंट। चौथी चीज, अगर वो किसी हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए जाते हैं, राइट, किसी अदर हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर हो जाता है, तब उनकी पोस्ट खाली हो जाएगी। उस टाइम भी अगेन फिर उनका चयन होगा किसी और जज का। तो ये चार चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बोली है कि इन प्रोसीजर से होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज नेसेसरी फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ हाईकोर्ट जजेस। तो ये दो चीज पर बोली है सर। नंबर एक तो हमारा इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर, ये क्या है सर? ये दो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, डिफाइन नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक इम्प्लिसिटली रखे हुए हैं कि दो वर्ड अगर कोई है, अगर इन दो वर्ड में वो, अगर ये दो चीजों में अगर वो लिप्त पाए जाते हैं तो उनका रिमूवल एक्सेप्टेड है, उनका रिमूवल हम कर सकते हैं। इसके लिए इंक्वायरी देखी है, वो हम एक एक्ट अलग होता है, उस एक्ट को समझेंगे। आप अगर एक बात को देखो, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में भी शायद समझाया था, उनका रिमूवल जो होता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किस तरह से उनको रिमूव किया जाएगा, ये मेंशन नहीं, बस केवल ये दो ग्राउंड मेंशन है कि इन ग्राउंड के ऊपर उनको रिमूव किया जाएगा, लेकिन किस तरह से किया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेंगे, ये नहीं है। ये प्रोसीजर उसने किस पर छोड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर। तो आपको एक चीज याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे कि भाई आपको जैसे करना है आप करिए, आप एक्ट इनैक्ट करिए और अपनी प्रोसीजर बनाइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्ट इनैक्ट किया और उसके प्रोसीजर की थी आधार के ऊपर इन जजेस का क्या होता है, इन जजेस को रिमूव किया जाता है। ये जो दो वर्ड है ना, ये दो वर्ड भी डिफाइन नहीं है, बस ये इम्प्लिसिटली रख दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन सर इनका इंटरप्रिटर कौन है? पार्लियामेंट। रिमेंबर दैट पॉइंट, इनका इंटरप्रिटर कौन है? पार्लियामेंट। इनको अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी वो बैठती है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित होते हैं तो फिर स्पीकर उनका एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके इंक्वायरी बिठाते हैं। इंक्वायरी बैठने के बाद इन दोनों चीजों को देखा जाता है कि हाँ वो लिस्ट पाए गए हैं कि नहीं। फिर उसके बाद सारी चीजें होती है, वोटिंग होती है, तो रिमूव किया जाता है और रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन पहले देखा जाएगा तो ये इनका इंटरप्रेटर कौन है? पार्लियामेंट, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन लग जाएगी, आप इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर देखिए तो किसी भी टाइप में हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, वो इंटरप्रेटर होता है पार्लियामेंट है। तो आपको सारी चीज उसका क्लियर के बारे में समझ में आना चाहिए। मैंने आपको सारी चीज बता दी। एज डिस्प्यूट कौन डिसाइड करेगा, है ना? पार्लियामेंट की क्या पावर है, राइट। उनका टेन्योर मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, टेन्योर फिक्स है क्या उनका, उनकी कोई डेट डिफाइन की है क्या, राइट। उनका उसकी भैया 5 साल 10 साल इसका टेन्योर फिक्स होता है ना, प्रेसिडेंट का टेन्योर भाई 5 साल के लिए रहेंगे अपने ऑफिस के अंदर, उसका डिफाइन है उसके लिए 5 साल के लिए रहेंगे, नहीं। आपको मैंने सारी चीज बता दी कि उनका किस तरह से रेजुलेशन होगा। इनके पास सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल, ये दो शेड्यूल जो है ना सर, इसमें दोनों शेड्यूल्स के अंदर और एग्जाम में आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि किस शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का मेंशन है। ये दोनों शेड्यूल्स में है। थर्ड शेड्यूल जो बिलोंग करता है ये ओथ एंड अफर्मेशन से बिलोंग करता है। ये जो बिलोंग करता है इनकी सैलरी, अलाउंसेस और सारी चीजें बिलोंग करते हैं। तो इनकी सैलरी कहाँ से है, सारी चीजें यहाँ से। जो इनका ज्यूरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को पार्लियामेंट को पावर है कि वो उसके ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड इंक्रीज कर सकती है, लेकिन डिक्रीज या कर्टल नहीं कर सकती। सेम हाईकोर्ट के साथ भी है कि वो उसकी पावर को रेज कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, एक्सपांड कर सकती है, लेकिन डिक्रीज या कर्टल नहीं कर सकती। लेकिन फर्क ये है कि हाई कोर्ट के लिए
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए पार्लियामेंट और स्टेट दोनों उनकी पावर को चेंज प्लस इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन कर्टल नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए केवल पार्लियामेंट ये काम करेगा, बस इतना फर्क है, आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज ये, मैं आपको काफी चीजें ओरली बता रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो को देखेगा और सारी चीजों को अपने हिसाब से पेपर पे उतारिएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन एक एग्जाम में, हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पेपर से बनता है। तीसरी चीज, इसका जो सैलरी है हाईकोर्ट का, सैलरी हुआ, अलाउंसेस हुआ, जो भी हुआ इनका सारा खर्चा एक्सपेंडिचर जो भी इनका ये सारा की ज्यादा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है ना। लेकिन इनकी एक चीज बाकी है, बस एक चीज, वो है पेंशन सर। क्या पेंशन? जो पेंशन होती है ना सर, ये जो होती है ये कहां से होती है? पेंशन को अगर आपको इनको निकालना है अपने, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगी। अब आप सोच रहे हो, अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी चीजें, उनका एक्सपेंडिचर, उनके अलाउंसेस, उनकी सैलरी, उनका पेंशन अलाउंसेस, एक्सपेंडिचर, सैलरी, सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की जज की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होती है। लेकिन जो पेंशन होती है